वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कहीं पर उल्लेख नहीं है, मगर यह परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो भारतीय संविधान में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन एक प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसका 2 बार उल्लंघन हुआ। 1973 ईस्वी में अजीत नाथ रे को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, पर वो बहुत ही क्या थे, जूनियर व्यक्ति थे। और दूसरी बार 1977 ईस्वी में हमीदुल्ला बेग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, और ये भी जूनियर व्यक्ति थे। और ये दोनों घटनाएं इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो तब यह दोनों घटनाएं घटी। तो ये याद रखिए कि भारतीय संविधान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उनके नियुक्ति के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन इसके विपक्ष में 2 घटनाएं घट चुकी थी, एक 1973 ईस्वी में और 1977 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में अजीत नाथ रे जो कि बहुत ही जूनियर न्यायाधीश थे, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और दूसरी बार 1977 ईस्वी में हमीदुल्ला बेग को, जो कि ये भी जूनियर व्यक्ति थे, जूनियर न्यायाधीश थे, तो इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और इस समय दोनों समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। दोनों समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी। इम्पोर्टेंट है। अब यही 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया। तो कई बार इस केस की चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। तो 1973 ईस्वी के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सरकार खुश नहीं था। इसमें 13 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने एक सुनवाई की, जिसमें निर्णय 7:6 से आया था। 7:6 से, अर्थात 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में, जिसमें 7 न्यायाधीश निर्णय के पक्ष में थे और 6 निर्णय के पक्ष में नहीं थे। और इस निर्णय के बाद अगले ही दिन इस केस के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिकरी क्या हो गए, तो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। और अब समस्या क्या उत्पन्न हुई, तो अब समस्या उत्पन्न हुई कि जो नए न्यायाधीश की नियुक्त होंगे कौन होंगे। तो राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो 5वें नंबर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश थे अजीत नाथ रे, उनको नियुक्त कर दिया। इस पर दूसरे, तीसरे और जो चौथे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उन्होंने इसके विरुद्ध अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें अपने से जूनियर के नीचे काम करना पसंद नहीं था। और वैसे भी ये चारों जो थे 7 न्यायाधीशों में थे, जबकि अजीत नाथ रे 6 न्यायाधीशों में थे, अर्थात इनका बहुमत नहीं था। तो ये जो सरकार थे 7 न्यायाधीश से खुश नहीं थे, जबकि 6 न्यायाधीश से क्या थे, तो खुश थे। अतः अजीत नाथ रे को न्यायाधीश बना दिया गया। इम्पोर्टेंट है। तो यह जो केस क्या था, यह जो केस था अजीत नाथ रे का, कि
1973 ईस्वी में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया था, तो इस निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय के तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सरकार खुश नहीं था। इसमें 13 जजों अर्थात 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की थी, जिसमें फैसला 7:6 से आया था। और इसमें 7 न्यायाधीश निर्णय के पक्ष में थे और 6 निर्णय के पक्ष में नहीं थे। इस निर्णय के बाद अगले ही दिन इस केस के मुख्य न्यायाधीश थे एस.एम. सिकरी। तो एस.एम. सिकरी रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। अब समस्या उत्पन्न हुई कि किसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो क्या समस्या हुई कि किसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो जो पहले नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उन्हें नहीं बनाया गया, जबकि 5वें नंबर पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वे वरिष्ठ न्यायाधीश थे कौन, अजीत नाथ रे। तो उनको नियुक्त कर दिया गया। और इसी पर दूसरे, तीसरे और जो चौथे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वे इसके विरुद्ध अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें अपने जूनियर के अधीन काम करना पसंद नहीं था। और वैसे भी ये जो चारों थे ये 7 न्यायाधीशों में थे जो कि पक्ष में रिजल्ट आया था, और जो अजीत नाथ रे थे वे 6 न्यायाधीशों में थे। और ये सरकार 7 न्यायाधीश से क्या थे, तो खुश नहीं थे, जबकि 6 वाला जो न्यायाधीश का पैनल था उनसे यह सरकार खुश था। और इस प्रकार अजीत नाथ रे को क्या कर दिया गया, तो न्यायाधीश बना दिया गया। दूसरा वाक्य है 1975 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में 1975 से लेकर 1977 ईस्वी के इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों को अवैध रूप से क्या कर लिया गया था, तो गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। या कहाँ पे, जेल में। तो इसके विरुद्ध इनके परिजनों ने क्या किया, तो इनके परिजनों ने देश के 12 से ज़्यादा उच्चतम न्यायालय में केस कर दी। और केंद्र सरकार ने भी इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में क्या कर दिया, तो केस कर दिया। और उस समय अजीत नाथ रे भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और इस केस के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष भी थे। कौन, अजीत नाथ रे। और उन्होंने सरकार के निर्णय को अवैध नहीं ठहराया बल्कि वैध ठहरा दिया। क्यों वैध ठहराया, तो इसी सरकार के द्वारा तो वे क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इसीलिए इन्होंने सरकार के निर्णय को अवैध नहीं ठहराया। और यह फैसला 4-1 से आया था। 4-1 से आया था, अर्थात 4 न्यायाधीश अजीत नाथ रे के निर्णय के समर्थक थे और एक न्यायाधीश इसके विरोधी थे। और ये अजीत नाथ रे के बाद सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे जो कि विरोधी थे, जिन्हें इस केस के 1 माह के बाद ही सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे के बाद मुख्य न्यायाधीश बनना था। पर इन्हें न बनाकर इनके जूनियर हमीदुल्ला बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इम्पोर्टेंट है। तो हमीदुल्ला बेग ने क्यों नाखुश थे, क्योंकि 1975 से लेकर 1977 ईस्वी तक इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय आपातकाल लागू हुआ था। इसमें बहुत सारे नेताओं को क्या किया गया था, तो अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसमें से एक लालू यादव भी थे। याद रखेंगे, लालू यादव थे, नीतीश कुमार भी थे। और इनके विरुद्ध इनके परिजनों ने देश के 12 से ज़्यादा उच्चतम न्यायालय में क्या कर दिया, उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में केस कर दिया। और केंद्र सरकार ने भी इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, तो केस कर दिया। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यही अजीत नाथ रे थे, अजीत नाथ रे। और ये इस केस के जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ था उसके ये अध्यक्ष भी थे। याद रखेंगे। और उन्होंने सरकार के निर्णय को क्या किया, कहा कि सही है, सरकार का निर्णय सही है। और यह फैसला 4-1 से आया। 4-1 से, अर्थात 4 न्यायाधीश अजीत नाथ रे के समर्थक थे और एक न्यायाधीश इसके विरोधी थे। और यही जो एक न्यायाधीश थे अजीत नाथ रे के बाद सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, जिन्हें इस केस के 1 माह के बाद सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे के बाद
मुख्य न्यायाधीश बनना था, लेकिन इन्हें न बनाकर किसे बना दिया गया, तो हमीदुल्ला बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। किसे? हमीदुल्ला बेग। कमल नारायण सिंह, तो कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति थे, जो महज 13 दिन तक भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। याद रखेंगे कितने दिनों तक, तो मुख्यतः 13 दिनों तक, क्योंकि वे मुख्य न्यायाधीश बनने के 13 दिन बाद 65 वर्ष के हो गए और रिटायर हो गए। तो याद रखेंगे कि कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति थे, जो मात्र 13 दिन तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, क्योंकि वे मुख्य न्यायाधीश बनने के 13 दिन के बाद ही उनकी उम्र कितनी बरस हो गई, तो 65 बरस हो गई और वे रिटायर हो गए। याद रखेंगे। वाईडी चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक अर्थात 7 वर्ष तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वाई बी चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक अर्थात 7 वर्ष तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश के सुब्बा राव और आर कृष्णन अय्यर, ये क्या है, तो ये सभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं। तो उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश एक कौन कौन, के सुब्बा राव और आर कृष्णन अय्यर, ये राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुके हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जिसमें से के सुब्बा राव केवल न्यायाधीश थे, जबकि बी आर कृष्णन अय्यर मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखेंगे, जिसमें से कि जो के सुब्बा राव थे वे केवल न्यायाधीश थे, लेकिन जो बी आर कृष्णन अय्यर थे वे राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके थे। के एस हेगड़े जो अजीत नाथ रे के सीनियर थे, वे सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जो न्यायाधीश बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे और न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने के बाद 1977 ईस्वी का लोकसभा का चुनाव भी जीता और लोकसभा के सदस्य बन गए और बाद में लोकसभा के ये अध्यक्ष भी बन गए। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी, कि के एस हेगड़े जो कि अजीत नाथ रे के सीनियर थे, वे सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जो न्यायाधीश बनने से पहले राज्यसभा के क्या थे, तो सदस्य थे। और न्यायाधीश के पद से ये इस्तीफा देने के बाद 1977 ईस्वी के लोकसभा का इन्होंने चुनाव भी जीता और लोकसभा के सदस्य भी बन गए और साथ ही साथ बाद में ये लोकसभा के अध्यक्ष भी बन गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पी सदाशिवम एकमात्र ऐसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो रिटायर होने के बाद राज्यपाल बने। कहाँ के, तो केरल के। तो ए सदाशिवम भारत के एकमात्र ऐसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो रिटायर होने के बाद राज्यपाल भी बने थे। कहाँ के, केरल के। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ। तो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को शपथ के बारे में चर्चा है। याद रखेंगे। अनुच्छेद 124 में एक बात और लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति क्या करते हैं, तो शपथ दिलाते हैं। पर व्यवहारिक तौर पर मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को कौन शपथ दिला देता है, तो उनके द्वारा, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शपथ दिला देते हैं। पर व्यवहारिक तौर पर मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को कौन करता है, तो कौन शपथ दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद, अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति शपथ की निष्ठा लेते हैं। तो याद रखेंगे, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 125 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 125 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा।
तो अनुच्छेद 125 में लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और जितने सारे न्यायाधीश हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, और जब तक वह अपने पद पर रहते हैं तो उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकते और न ही किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। याद रखेंगे। अनुच्छेद 126 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 126 में लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसे ही नियुक्त करते हैं जो वरिष्ठ हो। अनुच्छेद 127 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 127 में लिखा गया है, गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति से सलाह करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायाधीश कालदर्थ न्यायाधीश अर्थात अस्थायी एडहॉक जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 127 में क्या लिखा गया कि गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति से सलाह करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायाधीश कालदर्थ न्यायाधीश को राष्ट्रपति से सलाह करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायाधीश का तदर्थ न्यायाधीश अर्थात जिसे अस्थायी या एडहॉक जज कहते हैं, तो वो उसके रूप में वे क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। अब है कि उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को है। इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति केवल सलाह देते हैं और उसी को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा जिनके पास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की सारी योग्यताएं क्या हो तो मौजूद हो। इम्पॉर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उसके रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार केवल किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास है। और राष्ट्रपति केवल सलाह देते हैं और उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की सारी योग्यताएं मौजूद हो। अनुच्छेद 128 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 128 में लिखा गया है कि गणपूर्ति अर्थात कोरम नहीं होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में आसानी से नियुक्त कर सकते हैं। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 128 में, अनुच्छेद 128 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति निर्धारित नहीं है और ये तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती है जो एक सामान्य न्यायाधीश को क्या होता है तो प्राप्त होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति संख्या निर्धारित नहीं है और तदर्थ एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं भी वही मिलती है जो एक सामान्य न्यायाधीश को भी मिलती है। याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति संख्या निर्धारित नहीं है और तदर्थ एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं वही मिलती है जो एक सामान्य न्यायाधीश को प्राप्त होती है। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 130 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 130 में लिखा गया है, अनुच्छेद 130 में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है। तो अनुच्छेद 130 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 130 में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि इस उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा निर्णय
लेने के लिए उन्हें राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थानांतरण की बात कही गई है और सर्वोच्च न्यायालय का स्थानांतरण करने का अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन उसके लिए परामर्श किससे लेनी पड़ेगी, अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, तो भारत के राष्ट्रपति से। दिल्ली के अलावा सर्वोच्च न्यायालय की बैठक 2 बार जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में हुई है। तो दिल्ली के अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बैठक 2 बार हुई है, कहाँ पे, तो एक बार जम्मू कश्मीर में और दूसरा हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 348 348 में, अनुच्छेद 348 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही की भाषा है अनुच्छेद 348, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह लिखा गया है 348 में, क्या लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही होगी किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो आज भी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जजमेंट किस भाषा में आता है, अंग्रेजी में ही आता है। तो अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही की भाषा का वर्णन है और यह अनुच्छेद 348 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा कौन सी होगी, तो अंग्रेजी। कौन सी, अंग्रेजी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाएगा उसे हम लोग देखें तो अनुच्छेद 124 के चौथे क्लॉज में, चौथे उपखंड में और अनुच्छेद 124 के 5वें उपखंड में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 124 के 4 और 124 के 5 में। अनुच्छेद 124 के 4 और अनुच्छेद 124 के 5वें उपखंड में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 124 के चौथे क्लॉज में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्यों और कैसे हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 के चौथे क्लॉज में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्यों और कैसे हटाया जा सकता है, अर्थात उसके हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है और हटाने की कारण का वर्णन है आर्टिकल 124 के चौथे उपखंड में। अनुच्छेद 124 के 4 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कदाचार और अक्षमता के आरोप में हटाया जा सकता है और उन्हें उनके पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या चाहे राज्यसभा में। और उन्हें हटाने के लिए 2 ही प्रक्रिया है, या तो अक्षमता या फिर कदाचार का आरोप लगाकर। तो आरोप नहीं, यदि आरोप सही सिद्ध हो तभी हटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाया जा सकता है जब कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों की सहमति हो, और राज्यसभा में तभी लाया जा सकता है जब कम से कम 50 राज्यसभा के सदस्यों की सहमति हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाया जाएगा जब लोकसभा के 100 सदस्यों का क्या हो, तो सहमति हो, और राज्यसभा में तभी लाया जाएगा यह प्रस्ताव जब राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति हो। तो लोकसभा के 100, कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव पर मोहर लगना आवश्यक है, तभी जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पर यदि सदन के निर्धारित सदस्यों द्वारा सहमति मिल जाती है तो उस सदन के अध्यक्ष एवं उस न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करते हैं कि उन पर जो लगा हुआ आरोप है वह सही है या फिर गलत है। अगर आरोप सही पाया जाएगा तो फिर संसद में चर्चा होगी, और चर्चा होने के 14 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सूचना देनी पड़ती है और कि वो अपना पक्ष रख सकें। और चर्चा होने के बाद फिर एक बार मतदान होता है, और मतदान होने के बाद दोनों सदनों से अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से, यह बहुमत से क्या होना चाहिए, तो पास होना जरूरी है, और वह 2/3 बहुमत से यदि पास हो जाता है तो फिर वह राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाता है
और जब उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब जाकर उस न्यायाधीश को उनके पद से हटना पड़ता है। यह जो 2/3 बहुमत है वह उस सदन में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या के आधे से ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात मान लेते हैं कि जो सदस्य, अगर हम मान लेते हैं कि 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों में 50 सदस्य उपस्थित हैं सदन में, तो 100 सदस्यों का 2/3 यदि हम लोग हस्ताक्षर हो गया तो हस्ताक्षर होने के बाद 50 से ज़्यादा सदस्य होने चाहिए। याद रखेंगे कि यदि हस्ताक्षर हुआ तो हस्ताक्षर 50 सदस्यों से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सदन में उपस्थित है 50% लोग, 50 लोग, तो 50 लोग से ज़्यादा होना चाहिए 2/3 बहुमत का हस्ताक्षर। उदाहरण के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे लाया गया? राज्यसभा में। और राज्यसभा के सदन में कितने सदस्य उपस्थित हैं? तो 120। तो 120 का 2/3, 120 का 2/3 यानी कि कितना होगा? 80 होगा। और यह 80 जो है राज्यसभा के कुल 245 के आधे अर्थात 123 से क्या है? कम है। तो यह राज्यसभा से प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अर्थात 123 से ज़्यादा होना चाहिए, 123 से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए 123 या उससे ज़्यादा मत होना चाहिए। उसी प्रकार यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित होना है तो 276 या उससे ज़्यादा मत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा में कितने हैं? तो 275 हैं। कुल सदस्य कितने हैं? तो 275 है। इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसे हम लोग फिर से समझ लें, इम्पोर्टेंट है। हालांकि समझ में आ गया होगा, जो पहले से ही हम लोग इसे समझते आ रहे हैं। जो राष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया है सेम टू सेम वही है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो एक बार इसे फिर से समझ लें हम लोग। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाया जाएगा जब कम से कम लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए? सहमति हो। और राज्यसभा में तभी लाया जाएगा जब राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। अब देखिए, ये याद रखा जाएगा कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर यदि सदन के निर्धारित सदस्यों के द्वारा सहमति मिल जाती है तो उस सदन के अध्यक्ष और न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच होती है। ऐसा नहीं कि कोई आरोप लगा देगा कि ये कदाचारी है, ये अक्षम है, तो ऐसा नहीं। उन पर जांच बैठेगा, उनके अध्यक्ष एवं न्यायाधीश पर जांच बैठेगा। और यदि जांच में आरोप सही पाया जाएगा तो उस आरोप पर सदन में चर्चा होगा। और चर्चा होने के 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी मुख्य न्यायाधीश को कि आप पर यह आरोप लगा है, आप पर आरोप लगा है, तो इस पर आपका जांच रिपोर्ट बैठा है, तो अपना यदि कोई पक्ष रखना है तो रखिए। तो ये सूचना दिया जाता है उनका पक्ष रखने के लिए। और चर्चा होने के बाद फिर मतदान होता है। और मतदान में दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से यदि पास हो जाता है, मतदान के बाद यदि यह विधेयक कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर यह प्रस्ताव किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यदि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो उसके बाद न्यायाधीश को उनके पद से हटना पड़ेगा। लेकिन यह जो 2/3 बहुमत है सदन में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या से आधा होना चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या के आधा या आधा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जैसे कि राज्यसभा में लाया गया। अब राज्यसभा के सदन में यदि मान लेते हैं कि 120 सदस्य उपस्थित हैं तो 120 के 2/3, 120 का 2/3 का मतलब क्या? कितना होगा? 80 होगा। तो 80 सदस्य जो हैं ये आ गए, 80 सदस्यों का हस्ताक्षर हो गया। लेकिन राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 245। अब इस 245 के आधा कितना होगा? तो 123। अब 123 से यह 80 क्या है? तो कम है। 123 से 80 क्या है? तो कम है। तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सदस्य हैं
हस्ताक्षर जो हुआ यह आधे से कम हुआ। अभी हमने क्या बताया कि जब 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर हो तो उसमें सदन में उपस्थित सदस्यों के आधा सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधा या आधे से ज़्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 275। तो 276 कितने हैं? 552 है लगभग। तो चूंकि 552 है लोकसभा में, तो उसमें 5 उसका आधा करेंगे तो लगभग 275 आएगा, 276 आएगा। तो 276 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 276 या उससे ज़्यादा मत होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 124 के 5वें क्लॉज में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 124 के 5वें उपखंड में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जांच का निर्धारण संसद कानून बनाकर करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 124 में किस लिखा गया है उसके 5वें उपखंड में कि यह जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है उसके लिए जांच का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करेगा। वो भी कैसे? ऐसा नहीं, इलीगल नहीं, कानून बनाकर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जांच का निर्धारण कौन करेगा? तो संसद कानून बनाकर करेगा। संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 बनाया। तो संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और न्यायाधीश जांच नियम 1969 का निर्माण किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और न्यायाधीश जांच नियम 1969 के अनुसार लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। और यदि समर्थन मिल जाता है तो उस सदन के अध्यक्ष उसकी जांच करते हैं, अर्थात लोकसभा में है तो इसकी जांच कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और यदि राज्यसभा में है तो इसकी जांच कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति करेंगे। और जांच के लिए लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक समिति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक समिति का निर्माण करते हैं और उस समिति के अंदर में उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक कानून के अच्छे जानकार व्यक्ति को क्या करते हैं? तो शामिल किया जाता है। तो इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा एक कानून के अच्छे जानकार को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इस समिति के क्या करता है? अध्यक्षता करते हैं। जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। और चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष और जो राज्यसभा के या फिर राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये एक कमेटी का गठन करते हैं, समिति का गठन करते हैं। और इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं? तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उसके बाद किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उसके बाद कानून के एक अच्छे जानकार व्यक्ति हो गए, और इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और ये समिति जाँच के उपरांत अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो जाँच के उपरांत लोकसभा के अध्यक्ष और या फिर राज्यसभा के सभापति को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष यह जांच कहाँ पे गया है? लोकसभा में गया है, तो यह रिपोर्ट किसे सौंपा जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। यदि यह जांच किसके द्वारा कराया जा रहा है? राज्यसभा के द्वारा, तो यह रिपोर्ट किसे सौंपा जाएगा? राज्यसभा के सभापति को। यदि रिपोर्ट में न्यायाधीश दोषी पाया गया तो संसद में फिर इसकी चर्चा होगी, और चर्चा होने के 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को सूचना देनी पड़ेगी ताकि वह स्वयं अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रख सके। और चर्चा होने के बाद फिर मतदान होगा, और उसके बाद 2/3 बहुमत से अलग अलग दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा। और फिर वह पास होकर कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यदि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो उस न्यायाधीश को उनके पद से हटना पड़ेगा। याद रखेंगे, अभी ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, इम्पॉर्टेंट है। सारी प्रक्रियाएं दिमाग में नोट कर लेंगे कि किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश को हटना पड़ता है। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न
बन जाते हैं। तो बहुत लेंदी प्रक्रिया है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से इस तरह से हटाया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया यदि चल रही होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान भी सभी शक्तियां और सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है। अर्थात प्रक्रिया तो चल रही है, तो प्रक्रिया चल रही है तो मुख्य न्यायाधीश का तो पद रिक्त नहीं हुआ है। जब तक वे उनकी अपने पद से नहीं हटते हैं तब तक उनके पद और अधिकार, शक्तियाँ और सुविधाएं उनका ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि यदि मान लेते हैं कि अभी पद पर हैं, प्रक्रिया चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस पद तो खाली नहीं रहेगा, मुख्य न्यायाधीश का पद तो खाली नहीं रहेगा। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने दायित्व निर्वाहित करते रहेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जब उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान भी उन्हें सभी शक्तियां और सुविधाएं प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव एक ही सत्र में होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वह एक ही सत्र में होना चाहिए। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बी रामास्वामी एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, मगर वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो अभी हमने बताया था कि अभी तक कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से नहीं हटे हैं, लेकिन एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था वी रामास्वामी। 1992 ईस्वी में बी रामास्वामी एक ऐसे न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया। वी रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे और इन पर 1989 में 1989 ईस्वी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और इस आरोप के कारण उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी लाया गया और 2-3 बरस तक यह प्रस्ताव लोकसभा में अटका रहा। तब तक यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके थे। इसी दौरान 1992 ईस्वी में इस प्रस्ताव को पुनः लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में के कम से कम 100 सदस्यों ने समर्थन भी दे दिया और यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया। फिर लोकसभा के अध्यक्ष ने इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। फिर यह समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट जब सौंपा तो और अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में उन पर लगे आरोपों को क्या कर लिया, तो सही भी ठहरा दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो इस प्रस्ताव पर संसद में खूब चर्चा हुआ, लेकिन चर्चा शुरू होने के 14 दिन पहले बी रामास्वामी को सूचना भी भेज दी गई और उन्होंने अपने पक्ष में एक वकील कपिल सिब्बल को लोकसभा सदन में भेज दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वकील हैं कपिल सिब्बल, जो कभी हारे नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो अपना उन्होंने वकील रखा कपिल सिब्बल। लोकसभा के सदन में उन्होंने कपिल सिब्बल को भेजा और अपने बचाव के लिए कपिल सिब्बल ने इनका बहुत बचाव करने का प्रस्ताव किया और फिर सदन में चर्चा होती रही। इसके बाद मतदान शुरू ही होने वाली थी कि कांग्रेस के लोकसभा के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया? वॉकआउट कर दिया। अर्थात 50% से अधिक सदस्य लोकसभा में चले गए। इसी कारण लोकसभा में यह सदस्य का जो प्रस्ताव है वह पारित नहीं हो पाया। याद रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम लोग इसे समझ लें कि देखिए क्या हुआ कि 1992 ईस्वी में एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था वी रामास्वामी। तो एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ। मुद्दा क्या था कि 1989 में ये सर्वोच्च न्यायालय के किसके न्यायाधीश थे? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? बी रामास्वामी। मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये जो बी रामास्वामी थे ये चंडीगढ़ के मुख्य न्यायाधीश थे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे 1989 में। लेकिन 1989 में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया तो इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 3 बरस तक यह प्रस्ताव लोकसभा में अटका रहा
और तब तक ये क्या बन गए, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए। 1992 में इस प्रस्ताव को एक बार फिर से लोकसभा में लाया गया और लोकसभा के 100 सदस्यों ने इसमें समर्थन भी दे दिया। अभी हमने क्या बताया कि लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। तो जब 100 सदस्यों ने समर्थन दे दिया तो लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया। और फिर लोकसभा में जब प्रस्ताव पारित हुआ तो लोकसभा के अध्यक्ष ने इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का भी गठन कर दिया और 3 सदस्यीय समिति ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। जब रिपोर्ट सौंपा तो इस रिपोर्ट में उन पर लगे आरोपों को सही पाया गया, अर्थात भ्रष्टाचारी पाया गया। किसे? बी रामास्वामी को। और उस समय किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो सदन में इसके विषय में खूब चर्चा हुआ और चर्चा होने के 14 दिन पहले बी रामास्वामी को सूचना भी दे दिया गया कि देखिए, आप पर जो आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, वो आरोप सही है, क्या आप कोई वकील रखना चाहेंगे अपने पक्ष में? तो उन्होंने अपना वकील रखा अपने पक्ष में बचाव के लिए कपिल सिब्बल को लोकसभा के सदन में भेजा कि जाइए और मेरे तरफ से क्या कीजिए, तो आप वकालत कीजिए। वह कपिल सिब्बल ने खूब बचाव करने का प्रयास किया, सदन में चर्चा होता रहा। लेकिन जैसे ही मतदान शुरू होने वाला था कि कांग्रेस जो है उसने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के लोकसभा के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया और 50% से अधिक सदस्य कहाँ पे चले गए? तो लोकसभा में चले गए। और जैसे ही 50 से अधिक सदस्य लोकसभा में चले गए तो लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, याद रखेंगे। और उसके बाद यह जो नियम था यह खत्म हो गया। फिर एक केस आता है दीपक मिश्रा का। दीपक मिश्रा जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था। कहाँ पे? राज्यसभा में। उस समय राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन थे? वेंकैया नायडू थे। और ये वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति भी थे उस समय। तो दीपक मिश्रा जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया गया। लेकिन राज्यसभा के उस समय वर्तमान सभापति थे वेंकैया नायडू। उन्होंने उस पर जांच समिति नहीं बैठाई। तो वेंकैया नायडू ने जांच समिति नहीं बैठाई बल्कि इसे खारिज कर दिया। और कांग्रेस की सरकार इस पर भड़क गई। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में केस कर दिया। अब कांग्रेस की सरकार इस पर भड़क गई और उन्होंने क्या कर दिया? कांग्रेस की सरकार ने केस कर दिया। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा क्या थे? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और कांग्रेस ने कहा कि दीपक मिश्रा से हम इस केस की चर्चा या सुनवाई नहीं करेंगे और यह केस क्या कर दिया गया? तो खारिज कर दिया गया। आसानी से क्या कर दिया गया? तो खारिज कर दिया गया। तो देखिए कि दीपक मिश्रा जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्हें कदाचार का आरोप लगाया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में। और उस समय भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ने उनको हटाने के लिए इसके विरुद्ध कोई जांच समिति नहीं बैठाई और इसको खारिज कर दिया। लेकिन इससे भड़क उठे कांग्रेस की सरकार भड़क गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय में केस कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय में उस समय जो केस किया तो न्यायाधीश ही थे दीपक मिश्रा। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। तो कांग्रेस ने कहा कि दीपक मिश्रा से इस केस की सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ही थे तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम इस भ्रष्टाचारी से अपनी केस की सुनवाई नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। और उसके बाद यह केस खारिज कर दिया गया, याद रखेंगे। तो इस प्रकार अभी तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए इस प्रक्रिया से
अभी तक तो उन्हें उनके पद से हटाया नहीं गया। अनुच्छेद 217 के प्रथम क्लॉज में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 217 के प्रथम क्लॉज में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 217 के पहले क्लॉज में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसी तरीका से हटाया जाएगा जिस विधि से जो सुप्रीम कोर्ट है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन जिस प्रक्रिया से उनको उनके पद से हटाया जाता है, तो अनुच्छेद 217(1) में लिखा गया है कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश को या फिर न्यायाधीश को इसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं विशेषाधिकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या क्या पावर है, ज्यूरिडिक्शंस है, ये हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अथवा मूल अधिकारिता। तो सबसे पहला उनका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक और मूल अधिकारिता। तो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक और मूल अधिकारिता क्या है उसे हम लोग देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 131, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। तो अनुच्छेद 131 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 131 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अथवा मूल अधिकारिता। तो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अथवा मूल अधिकारिता के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। तो अनुच्छेद 131 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 131 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उन मामलों का उल्लेख है जिन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। तो अनुच्छेद 131 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकता है जिन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 131 में। तो आर्टिकल 131 में लिखा गया है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के उन्हीं मामलों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 131 में जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ही केवल सुनवाई करेगा। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के 2 अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला, अगर भारत सरकार का किसी राज्य सरकार से विवाद हो गया तो उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा और कोई दूसरा न्यायालय उसका फैसला नहीं करेगा। और दूसरा यह बात लिखा गया है कि अगर एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य से हो गया तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार हैं। तो अभी हमने क्या बताया? अनुच्छेद 131 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक और मूल अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक और मूल अधिकार क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जिन मामलों का सुनवाई करेगा, अर्थात जो मामले सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सुनवाई करने के अधीन है वही मामला लिखा गया है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 में और लिखा गया है 2 अधिकार का वर्णन है। पहला क्या है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस मामले की सुनवाई का अधिकार केवल किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और दूसरा, यदि एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य से हो गया तो उसका भी निवारण करने का अधिकार किसके पास है? तो फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है। और यह दोनों अधिकार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकार हैं, प्रारंभिक अधिकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विषय। तो अनुच्छेद 71 में लिखा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विषय। अनुच्छेद 71 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, परंतु यह मूल अधिकार नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का। तो अनुच्छेद 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का कोई मूल अधिकार नहीं है। यह मूल अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करेगा ही। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता।
सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। हमने बताया था अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करके 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सभी जो है रिट हैं 5 प्रकार के। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता क्या है, यह इसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना रिट जारी करके रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। हम लोग पढ़ भी चुके हैं जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है, और हाईकोर्ट को भी यह अधिकार है रिट जारी करने का। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करता है रिट जारी करने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 जारी करता है। कौन? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट जारी करता है। लेकिन रिट जारी कब होता है? जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तभी यह जारी किया जाता है रिट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 का प्रयोग करके। मौलिक अधिकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाना ही क्या है? तो मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध जब कोई सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वो उसका मूल अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वह उसका मूल अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकार के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय यह जो रिट जारी करेगा केवल और केवल किसके विरुद्ध? तो मौलिक अधिकार के विरुद्ध। अर्थात जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट दायर करेगा, अन्यथा वह रिट दायर नहीं करेगा। अनुच्छेद 139 बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 139 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 139 में लिखा गया है कि संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकती है। तो संसद को क्या अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 139 के तहत? तो अनुच्छेद 139 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। याद रखेंगे, यह अधिकार दिया संसद ने आर्टिकल 139 के तहत। अनुच्छेद 139 के तहत किसे दिया? सर्वोच्च न्यायालय को दिया। याद रखेंगे। अब है सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या अपील कर सकता है। अनुच्छेद 132 में लिखा गया है। अनुच्छेद 132 में क्या लिखा गया है कि दीवानी, दांडिक और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो अनुच्छेद 132 में लिखा गया है कि जो दीवानी मामले हैं, दांडिक मामले हैं और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले हैं, उन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। याद रखेंगे। अब अपील का मतलब क्या है? अपील का मतलब है कि किसी निचले न्यायालय से असंतुष्ट होकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर करना। तो जब कोई व्यक्ति किसी निचले न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट है तो वह असंतुष्ट, उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? तो मामला दाखिल कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील का मतलब यही है। अनुच्छेद 133 में लिखा गया है कि दीवानी मामलों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 133। तो अनुच्छेद 133 याद रखेंगे। अनुच्छेद 133 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 133 में लिखा गया है
कि दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कि अनुच्छेद 133 में लिखा गया है कि दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 134 में लिखा गया है कि दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कुछ शर्तों के साथ अपील किया जाएगा। तो देखिए, दीवानी मामलों में यदि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा तो उसके लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 134 के तहत जब दांडिक मामला आएगा तो अनुच्छेद 134 के तहत दांडिक मामलों के विरुद्ध अर्थात फौजदारी मामलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाएगा, तो अपील दायर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए दो शर्त हैं। दो शर्त कौन कौन से हैं कि पहला, यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला मंगाकर अभियुक्त को दोषी करार दिया है तो उसे दोषी करार दिया या मृत्यु दंड दिया तभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को पलटते हुए अभियुक्त को क्या कर दिया, तो मृत्यु दंड दे दिया। याद रखेंगे, ये तभी जो है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा। तो यदि उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने अपना जो अधीनस्थ न्यायालय है अर्थात सेशन कोर्ट है उसके मामले को मंगाकर अभियुक्त को दोषी करार दिया और उसके बाद उसे क्या कर दिया, तो मृत्यु दंड दे दिया, तो यह मामला कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में यह केस किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को पलटते हुए क्या कर दिया, अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया, अर्थात जो सेशन कोर्ट था उसने दोष से मुक्त कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया, तो यह मामला काफ़ी उलझ जाता है। तो फिर ये इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 134 के ए में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। तो अनुच्छेद 134 के ए में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट से क्या करना पड़ेगा, तो एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। अनुच्छेद 134 ए के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो उस न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाना जरूरी है, परंतु कुछ मामलों में प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। तो अभी हमने क्या बताया कि प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। अनुच्छेद 134 ए में क्या लिखा गया है कि यदि उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाना जरूरी है, परंतु कुछ मामलों में यह प्रमाण पत्र बन नहीं पाता। अनुच्छेद 136 में क्या लिखा गया, सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन अर्थात SPL दायर। अनुच्छेद 136 में लिखा गया है SPL अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन, SLP लिखेंगे, SPL नहीं SLP है। SLP दायर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 136 के तहत। तो अनुच्छेद 136 में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन अर्थात SLP दायर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है और इसके अंतर्गत वैसे मामले आते हैं जो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 में वर्णित नहीं है, अर्थात न तो दीवानी मामले, न ही दांडिक मामले और न ही संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले होते हैं। याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 136 में स्पेशल लीव पिटीशन अर्थात SPL दायर करने का अधिकार का वर्णन है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है और इसके अंतर्गत वैसे मामले आते हैं जो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 में उसका वर्णन नहीं है, अर्थात न तो ये मामले दीवानी होते हैं, न ही आपराधिक या फौजदारी या दांडिक मामले होते हैं, या फिर न ही संविधान की व्याख्या से संबंधित है। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SLP खारिज कर दिया जाता है
तब वह उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है, अर्थात केवल जो है उपचार के लिए। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एसएलपी खारिज कर दिया जाएगा, अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन के मामले को खारिज कर दिया जाएगा, तब उपचारात्मक याचिका अर्थात क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाएगा। कौन? क्यूरेटिव पिटीशन। अब देखिए, उपचारात्मक याचिका जो है वो अंतिम उपाय है। उपचारात्मक याचिका क्या है? तो अंतिम उपाय है। इसके बाद कोई याचिका दायर नहीं होगा, इसके बाद कोई भी याचिका दायर नहीं होगा। जैसे कि एक निर्भया रेप कांड हुआ था, निर्भया रेप कांड हुआ था दिल्ली में, जहां पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। तो इस केस में दोषियों ने उपचारात्मक याचिका दायर की थी, लेकिन वह भी खारिज हो गया था और फिर उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उन्हें क्या हो गई थी? तो फांसी की सज़ा प्राप्त हो गई थी। याद रखेंगे। 2002 में पहली बार उपचारात्मक याचिका रूपा हुरा पत्नी बनाम अशोक हुरा, उसके पति थे, उन्होंने दायर किया था। तो वर्ष 2002 में पहली बार उपचारात्मक याचिका दायर किया गया था। किसके द्वारा? अशोक हुरा के द्वारा। अशोक हुरा ने अपनी पत्नी रूपा हुरा के विरुद्ध उपचारात्मक याचिका दायर किया था। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। उपचारात्मक याचिका का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो उपचारात्मक याचिका का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाद में उसे जोड़ दिया गया। बोल दो आ रहे हैं। अब है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अंधकारिता। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता क्या है, अर्थात क्या क्या सलाह दे सकता है? तो अनुच्छेद 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक मामले में सलाह मांग सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो अनुच्छेद 143 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक मामले में सलाह मांग सकते हैं। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक मामले में सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उसी प्रकार राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात 143 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह राष्ट्रपति को सलाह तो देगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत नहीं है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब है सेवा शर्त का निर्धारण। सेवा शर्त का निर्धारण जो है अनुच्छेद 144-46 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 146 में क्या लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्त का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश के द्वारा किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 146 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास क्या अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्त का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश के द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके अधिकार और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सुप्रीम कोर्ट और जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं, एक एक चीज़ हम लोग पूरी तरह से देख लिए हैं, सारा डिटेल में हम लोगों ने देख लिया। और तो सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इसे बार बार रिपीट करके सुनते रहें, देखते रहें। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।